नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। पिछले वीडियो में हमने उत्तर मौर्य काल का भाग 1 देखा था, जिसमें हमने शुंग, कर्ण और सातवाहन वंशों को देखा था तथा उसी क्रम में अब विदेशी आक्रमणकारियों को देखेंगे, जिसमें हिंदू यूनानी, शक और पहला वंश ये होंगे और उसके बाद कुषाण वंश भी आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हिंद यूनानी, शक और पहला कुषाण वंश को देखते हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों में। पिछले वीडियो में हमने लोगों ने देखा था ना कि उत्तर मौर्य काल में राजाओं का क्या क्रम था। सबसे पहले शुंग आए, उसके बाद कर्ण आए, उसके बाद सातवाहन वंश आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। अब उसके आगे जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं ना, जो विदेश से आते हैं, जो भारत की सत्ता अब कमजोर हो गई थी, उसका फायदा उठाकर भारत में अब आक्रमण करते हैं और अपनी सत्ता जमाते हैं, उनको देखते हैं। उत्तर मौर्य काल में विदेशी आक्रमण व उनके शासन। मौर्य काल के पतन के बाद मगध साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। खास तौर पर कर्ण साम्राज्य के समय इसका फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी भारत आए। जो कर्ण साम्राज्य था वो हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, बहुत सीमित मगध साम्राज्य में ही सिमट कर रह गया था, इसलिए उसका फायदा उठाकर विदेशी जो आक्रमणकारी हैं वो भारत आते हैं। उत्तर मौर्य काल में कुल 4 विदेशी आक्रमण हुए: इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। पहले हम बात करते हैं इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों को देखते हैं। यूनान के बैक्ट्रिया से हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए। ये जो हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम जो भाग है वहां से ये भारत आते हैं। इनमें प्रथम आक्रमण करने वाला डेमेट्रियस प्रथम था। जो प्रथम आक्रमण भारत पर करता है वो डेमेट्रियस प्रथम करता है। बैक्ट्रिया में विद्रोह परमने के कारण डेमेट्रियस प्रथम के बाद यूकेट्राइड्स ने भी आक्रमण किया। ये 2 आक्रमणकारी आते हैं इंडो ग्रीक में, जो अलग अलग इंडो ग्रीक राजवंश या हिंद यूनानी राजवंश की स्थापना 2 अलग अलग करते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक राजवंश कुछ इस क्षेत्र में सीमित था, ये आप देख सकते हैं चित्र में। चलिए अब देखते हैं डेमेट्रियस प्रथम। इसकी राजधानी साकल थी। इस वंश का जो प्रतापी शासक मिनांडर था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन से ली थी। जो मिनांडर था ना, पिछले वीडियो में हमने मिनांडर के बारे में पढ़ा था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन से ली। यूकेट्राइड्स, इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। इस वंश का प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था, जिसने हेलियोडोरस नामक अपना एक राजदूत भागभद्र के दरबार में भेजा था। यहाँ हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और स्वयं को परम भागवत कहा था। हमने पीछे वीडियो में हेलियोडोरस के बारे में विस्तार से वर्णन पढ़ा था, उसे आप जरूर देखें एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हेलियोडोरस कौन था और किस लिए भारत आया था। हिंद यूनानी के कुछ सिक्के ये रहे। ये हिंद यूनानियों ने भारत में ये सिक्के चलाए थे। इंडो ग्रीक शासन पर भारत का प्रभाव देखते हैं, क्या क्या भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। जो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा ही चलाए गए या इंडो ग्रीक द्वारा ही चलाए गए। इन सिक्कों पर पहली बार तिथियों और राजाओं की आकृतियां अंकित थी। आप देख सकते हैं तिथियां और राजाओं के चित्र अंकित हैं। यूनानियों ने यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट चलाई, जो हेलेनिस्टिक आर्ट थी, जिसे बाद में गांधार कला के नाम से जाना गया। यूनानियों ने भारतीय मसाले काली मिर्च में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसलिए काली मिर्च को यमन प्रिय कहा। इन्होंने यूनानी थे ना, वो काली मिर्च के अत्यंत प्रिय होते हैं। वहाँ का जलवायु थोड़ा ठंडी होती है और वहाँ पे मांस वगैरह के जो होता है काली मिर्च में लगाने से उसकी अवधि कुछ बढ़ जाती है, इसलिए ये काली मिर्च को ज़्यादा प्रयोग करते थे और इसे यमन प्रिय कहा गया। यूनानियों ने भारतीय धर्मों को अपनाया और योग तपस्या सीखी और भारतीयों ने भविष्य ज्योतिष यूनानियों से सीखा।
जो यूनानी के लोग थे ना, उन्होंने भारतीय धर्म को अपनाया। पीछे हेलियोडोरस वगैरह हमने पढ़ा है ना, वो भारतीय धर्मों को अपनाते हैं, यहाँ पे योग और तपस्या जैसी चीजें सीखते हैं। और भारतीयों ने इनसे भविष्य ज्योतिष के बारे में सीखा था। चलिए, हिंदू यूनानी के बाद हमारे अगले शासक शक आते हैं। यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शकों को सीथियन कहा जाता था और शक को खुद को क्षत्रप कहते थे। हमने पिछले में देखा था नहापन राजा क्षत्रप था, उसके बारे में पीछे देखा था ना, वे क्षत्रप यही थे। ये भारत में 5 भागों में बटे थे, कांधार, तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन। जो नासिक वाले क्षत्रप थे ना, सातवाहन वंश में हमने देखा था नहपान, जो खुद गद्दी पर बैठ जाता है, जिसे गौतम पुत्र सातकर्णी हराता है। अब देखते हैं, ये कुछ सिक्के हैं शक राजाओं द्वारा चलाए हुए, ये सिक्के हैं। मथुरा 57 BC में एक राजा ने यहाँ के शक शासक को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसी उपलक्ष्य में विक्रमी संवत की शुरुआत की, जो कि वर्तमान में हिंदू कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। जो हिंदुओं का आज वर्तमान कैलेंडर है ना, ये जिसके आधार पे हिंदू गणना लोग करते हैं ना, विक्रमी संवत, वो यही है। जो यहाँ के एक लोकल राजा था विक्रमादित्य, जिसने इन्हें हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और शकों को पराजित करता है। ये शकों का आप राज्य देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से शकों का राज्य सीमित था। यहाँ मतलब शक लोगों का कब्जा था। चलिए अब आगे दूसरा तक्षशिला स्थान। यहाँ के शासक एजेलिसेस ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित कराया। जो तक्षशिला का शासक था ना, एजेलिसेस, इसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित कराया। अगले नासिक के शक। यहाँ के क्षत्रप राजा नहपान ने पहले सातवाहन राजाओं को अपने अधीन शासन करने दिया, बाद में स्वयं गद्दी पर बैठा, जिसे गौतम पुत्र सातकर्णी ने पराजित कर पुनः अपना राज्य स्थापित किया। इसके बारे में पीछे सातवाहन वंश में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसका प्रमाण जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से मिलता है। जोगलथम्बी में जो सिक्के मिले हैं ना, एक तरफ नहपान राजा है, दूसरी तरफ गौतम पुत्र सातकर्णी है। अगले उज्जैन के शक। यहाँ के प्रसिद्ध राजा शक रुद्रदामन का जो अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जो जूनागढ़ का अभिलेख है ना, वो यहाँ के शक राजा रुद्रदामन से मतलब वर्णन में है, उसमें जिसमें इसकी उपलब्धि का वर्णन है। जो रुद्रदामन राजा है ना यहाँ, उसका वर्णन इसमें है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण तथा उसकी मरम्मत रुद्रदामन द्वारा कराया जाना इसका वर्णन है। इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था ना, उसे गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित कर भारत से शकों का समूल अंत कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अभी हम इसे गुप्त वंश में विस्तार से पढ़ेंगे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा ना, ये भारत से शकों का समूल नाश कर देगा। भारत से शकों की वंशावली खत्म करके भारत को शकों से मुक्त करेगा और स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला मध्य एशिया ईरान से भारत आए। जो मध्य एशिया ईरान वाला हिस्सा है ना, वहां से भारत आते हैं। इन्हें पार्थियन कहा गया। भारत में इस वंश का प्रथम राजा मिथ्रिडेटस था। जो मिथ्रिडेटस था ना, वो इस वंश का प्रथम राजा था भारत में। इस वंश का प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्निस था। जो गोंडो फर्निस है ना, वो इस वंश का प्रतापी शासक होता है। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। पहला वंश के समय भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। जो पहला वंश का शासन था ना, उसी टाइम सेंट थॉमस भारत आता है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। इसके शासन की जानकारी तख्त बही अभिलेख से मिलती है, जो कि पेशावर से प्राप्त हुआ। जो पेशावर है ना, वहीं पर इनका लगभग क्षेत्र रहता है, ये आप देख सकते हैं। ये पहला या पार्थियन का साम्राज्य है। यहाँ पे ये साम्राज्य अपना रखते हैं। यहीं पे ये पेशावर है, यहीं से इनका तख्त बही नामक अभिलेख मिला है। कुषाण वंश। अब हमारा अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण यूची कबीले से आते थे, जिन्हें तोच्चारियन कहा जाता था। जो यूची कबीला था ना, उसे तोच्चारियन कहा जाता था। ये यूची कबीले से संबंधित थे कुषाण। कुषाण स्वयं को देवपुत्र कहते थे, जो चीन की सभ्यता के प्रभाव में थे। जो यूची जनजाति था,
वो चीन तिब्बत के साइड में ही रहती थी, इसीलिए इन पर चीन सभ्यता का प्रभाव था। चीन लोग स्वयं को देवता मानते थे और ये लोगों ने अपने आप को देवपुत्र कहा। इस वंश का संस्थापक कैजुल कैडफिसस को माना जाता है। जो इस वंश का संस्थापक है वो कैजुल कैडफिसस को माना जाता है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाण काल में हो। जो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी होती है ना, उसका प्रारंभ जो कुषाण काल में होता है। पेशावर और मथुरा वंश के दो प्रसिद्ध शक्तिशाली केंद्र थे। जो पेशावर और मथुरा था ना, वो कुषाण वंश के दो शक्तिशाली नगर थे। ईरान पश्चिम एशिया से होकर यूरोप जाने वाले सिल्क रूट पर कुषाणों की भागीदारी थी। जो कुषाण थे ना, वो इनकी जो सिल्क रूट था उस पर कब्जा करने के कारण इनकी आर्थिक व्यवस्था अत्यंत मजबूत होती है और इसी कारण ये भारत पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। अभी हम इनका आधिपत्य देखेंगे, कितने एरिया पर ये आधिपत्य कर बैठे थे। बिम कैडफिसस, कैजुल कैडफिसस का पुत्र, इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो बिम कैडफिसस है ना, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत के गांधार, पंजाब, मथुरा पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। आप देख सकते हैं बिम कैडफिसस ने जो सिक्के चलाए सोने के, वो ये रहे। इसकी आस्था शैव धर्म में थी। इसकी उपाधि महेश्वर थी। ये शैव धर्म को मानने वाला था तथा स्वयं को महेश्वर नामक उपाधि से नवाजा। इसने तांबे के सिक्के के एक तरफ शिव नंदी त्रिशूल व दूसरी तरफ महेश्वरा अंकित कराया। जो इसने तांबे के सिक्के चलाए थे ना, आप देख सकते हैं त्रिशूल दिख रहा है ना, शिव जी नंदी त्रिशूल मड़वाया और दूसरी तरफ इसने महेश्वरा अंकित कराया। अब हम देखते हैं कुषाणों का क्षेत्र, उसके बाद हम चलेंगे राजा कनिष्क चित्र में। कुषाणों का ये साम्राज्य है, ये बैक्टीरिया रहा, ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं। दूसरे चित्र में भी कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे पाटलिपुत्र छूट रहा है, यहाँ पे पाटलिपुत्र शामिल हो गया। जो भी कनिष्क आए ना, वो कनिष्क पूरे उत्तर भारत पे लगभग कब्जा कर लेता है, वही पाटलिपुत्र को भी शामिल कर लेता है अपने क्षेत्र में। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पश्चिमी क्षत्रप राजा जो प्रतिष्ठानपुर इनकी राजधानी थी सातवाहनों की, वो इसके पास में यहाँ दिख रहे। अभी यहाँ पर जो ये वाला चित्र है ना, अभी यहाँ पर कर्ण वंश का शासन है, फिर कर्ण वंश का शासन खत्म होगा और फिर यहाँ पर कुषाण वंश का शासन आ जाएगा। चलिए अब हम राजा, अगला हमारा राजा है कनिष्क, कुषाण वंश का प्रतापी राजा। इसने 78 एडी में अपना राज्य अभिषेक करवाया, जिसके उपलक्ष्य में शक संवत आरंभ किया, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। जो शक संवत है ना, यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जाना जाता है। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। इसको हिंदुकुश पर्वत के पास में सोने की खान का पता चला, जिसके बाद इसने शुद्ध सोने के सिक्के बहुलता में चलाए। जो हिंदुकुश पर्वत है ना, उसके पास ये एक सोने की खान होती है, वो हाथ में लग जाती है और इसके बाद ये बहुत सारे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ये हमने बौद्ध धर्म की वीडियो में देखा था ना, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बौद्ध धर्म जाके वो वीडियो जरूर देखें। इससे से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कराया। जो ये था राजा ना, इसने बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती बौद्ध धर्म स्वीकार कराया। इसमें प्रमुख रूप से इसके दरबारी भी थे। इसमें जो इसके दरबारी थे उनको लगभग इसने सबको बौद्ध धर्म स्वीकार करवा लिया था। राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। जो राजकवि अश्वघोष थे इनको भी बौद्ध धर्म स्वीकार कराया और फिर इन्होंने बौद्ध चरित्र नामक रचना की। नागार्जुन बौद्ध आचार्य बने, जिन्होंने शून्य दर्शन का प्रतिपादन किया, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा गया। जो नागार्जुन थे उन्हें बौद्ध आचार्य बनाया और उन्होंने शून्य दर्शन का प्रतिपादन किया, जिन्हें आज हम लोग भारत का आइंस्टीन कहते हैं। जो वसुमित्र थे उन्हें भी बौद्ध आचार्य बनाया। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना की। जो वसुमित्र थे इन्हें भी बौद्ध आचार्य बनाया और इन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। जो चरक थे ना, वो भी इसके दरबार में थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी।
महावीर स्वामी की पहली मूर्ति मथुरा में बनी, जो इसके क्षेत्र में थे। पेशावर और मथुरा दो इसके मुख्य शहर थे ना कुषाणों के। इसी में यहाँ पर सबसे पहले महावीर स्वामी की मूर्ति बनती है लाल बलुआ पत्थर से। पेशावर में कनिष्क विहार का निर्माण किया गया है, जिसका वर्णन आगे हेनसांग ने किया है। जो पेशावर में कनिष्क विहार है ना, उसका निर्माण किया गया, और जो आगे हेनसांग आएगा ना भारत, वो इसका वर्णन करेगा। कनिष्क द्वारा सोने के सिक्के ये चलाए गए तथा ये बौद्ध सम्राट। अगला हमारा राजा है हुबिस्क। कनिष्क के बाद गद्दी पर बैठा हुबिस्क, इसने सिक्कों पर सभी भारतीय देवताओं की मूर्ति मिलती है। जो इसने सिक्के चलाए उसमें सभी जितने भारतीय देवता उस टाइम चलन में थे सबकी मूर्ति छपाई सिक्कों पर। अंतिम कुषाण शासक वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। जो अंतिम कुषाण शासक वासुदेव था ना, वो शैव धर्म को मानने वाला था। अब आगे हम पढ़ते हैं कुषाणों का जो मेन जो व्यापारिक स्थिति थी वो मजबूत कैसे हुई। उसके दो कारण थे, एक सोने की खान मिलना तथा इनका सिल्क रूट पर कब्जा होना। अब सिल्क रूट को देखते हैं, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। जो चीन में है ना, वो सिल्क बनने का सबसे पहले लगभग 7000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण शुरू हो गया था। चीन के रेशम व्यापार को ईरान, यूरोप, मध्य एशिया से जोड़ने का मार्ग था। जो सिल्क रूट था ना, चीन से जो रेशम व्यापार को ईरान, यूरोप और मध्य एशिया से ये जोड़ता था। इस मार्ग पर कनिष्क ने कब्जा कर लिया और अर्थव्यवस्था का बड़ा स्रोत बनी। जो इसने सिल्क रूट है ना, ये यहाँ पर ये कब्जा कर लेता है इस जगह पर, और ये इसका मुख्य व्यापार का केंद्र बनती है। अगला है मथुरा। मथुरा के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद सिल्क रूट के पिक्चर को अच्छे से देखेंगे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। जो इसके अधीन थी ना, एक पेशावर और मथुरा, ये बड़े बड़े शहर थे। यह कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी बने। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार और जैन मंदिर बने। यहाँ के अभिलेख में लोहार, सोनार और बुनकर और इत्र बनाने वालों का अभिलेख है। जो यहाँ से अभिलेख मिले हैं ना, वहाँ पर लोहार, सोनार, बुनकर, मोती बनाने वाला और इत्र बनाने वाला, इन सब का वर्णन उसमें मिलता है। चलिए अब सिल्क रूट के चित्र को विस्तार से देखते हैं। सिल्क रूट कैसे था। पहले चित्र में ये देखिए, यहाँ पर कुषाणों ने अपना आधिपत्य इस क्षेत्र पे कर लिया था। यहाँ पे यही एक रास्ता था सिल्क रूट का यूरोप तक जाने का, और भारत में ये मेन आने का रास्ता था यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों रास्तों पर इसका कब्जा हो गया था। अब इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिल्क रूट दिख रहा है, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं इस क्षेत्र पे इनका कब्जा था। यहाँ पे जो भारत से अरब के लिए जो जाते हैं ना, वहाँ पे भी इसका कब्जा था। यहाँ से ईरान के लिए जाते थे, और इधर भी इसने यूरोप के रास्ते पे भी कब्जा कर लिया था। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। और यहीं पर एक हिंदुकुश पर्वत है, जहाँ से एक सोने की खान का पता लगता है, और यहाँ से बहुत सारा इसे सोना प्राप्त होता है। इसी से इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और ये लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहली शताब्दी में कागज का आविष्कार चीन में काई लुई ने किया। जो काई लुई थे ना, इन्होंने लुगदी से कागज बनाने का आविष्कार पहली शताब्दी में किया। शुद्ध सोने के सिक्के पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं द्वारा भारी मात्रा में जारी किए गए। जो शुद्ध सोने के सिक्के थे ना, वो कुषाण राजाओं द्वारा पहली शताब्दी में बहुत तेजी में वायरल किए गए। सुदर्शन झील का रुद्र दामन के बाद स्कंदगुप्त ने मरम्मत कराई। जो सुदर्शन झील है ना, पहले बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद रुद्र दामन इसकी मरम्मत कराता है, उसके बाद स्कंदगुप्त पुनः मरम्मत कराता है। इसे हम गुप्त काल में फिर से पढ़ेंगे एक बार। मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद मिलिंद पहाड़ों ग्रंथ में मिलता है। जो मिनांडर और नागसेन के बीच में वार्ता होती है, उसके बाद में संवाद होता है। संवाद में मिनांडर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। जो इसके बीच में चर्चा होती है ना, वो मिलिंद पहाड़ों जो ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ, उसमें इसकी चर्चा मिलती है।
हिंद यूनानी सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में अंकित हैं। जो हिंद यूनानी सिक्के चलाए थे ना हिंद यूनानियों ने, ग्रीक राजाओं ने, वो उस पे जो खरोष्टी और यूनानी लिपि में ही सिक्कों में राजाओं के नाम लिखे गए हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कहाँ से आया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए जो 4 आक्रमणकारी थे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी लगभग 190 बीसी में भारत आते हैं। और ये आते कहाँ? बैक्टीरिया से। अभी हमने चित्र देखा था ना, बैक्टीरिया, वो हिंद यूनानी यहीं से आते हैं। अगले राजा हमारे शक होते हैं, 90 बीसी में लगभग आते हैं। ये ईरान से आते हैं, सीरिया वाले क्षेत्र से, जो ईरान का सीरिया वाला क्षेत्र है ना, वहाँ से ये भारत आते हैं। उसके बाद पहलव आते हैं। पहलव ये पहली शताब्दी में भारत आते हैं। ये ईरान का जो पार्थिया वाला क्षेत्र है ना, वहाँ से आते हैं। अगले राजा कुषाण आते हैं। कुषाण ये 15 एडी में आते हैं, 15 ईस्वी में लगभग आते हैं। ये चीन और तुर्किस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ से भारत आते हैं। इसी के साथ उत्तर मौर्य काल समाप्त होता है। आगे हम गुप्त काल को पढ़ेंगे इसके बाद में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।